प्रेमा और सुंदर भी जल्दी उठ जाते हैं ताकि अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। दोनों खुशी खुशी आयुष्मान के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। भीतर का मंजर देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। आयुष्मान की लाश पंखे से लटकी होती है। आज की कहानी का शीर्षक है दादी की तड़प। सुंदर भले ही तन का बहुत सुंदर नहीं है, मगर मन का बहुत सुंदर है। गांव के अमीर गरीब बच्चे बूढ़े लड़कियां औरतें सभी का वह बहुत चाहता है, क्योंकि वक्त बेवक्त वह सभी की मदद करता रहता है। उसके सादगीपूर्ण और सरल व्यवहार से लगता ही नहीं है कि वह शहर में एक बड़े ओहदे पर नौकरी करने वाला नौजवान है। उसकी खासियत यह है कि वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता है। इसी के चलते जब उसकी शादी में नाते रिश्तेदारों ने उसकी विधवा मां कुंती को शादी के शुभ रस्मों से दूर रहने की सलाह दी, तो सुंदर बहुत दुखी हो गया। बारात की विदाई के समय भी जब कुंती नहीं गई तो वह जिद कर लिया कि वह अपनी मां का आशीर्वाद लिए बिना बारात लेकर नहीं जाएगा। तब मजबूरन कुंती ने बिना अपना मुंह दिखाए उसको समझाया, मोर राजा बेटा, तनिक समझो, किसी भी शुभ काम में विधवा का मुंह देखना अशुभ होता है, ऐसी मान्यता है। और तुम्हारी शादी में तो पहले से ही अशुभ की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी होने वाली ससुराल में डकैती जो पड़ी है, पता नहीं वो लोग बेचारे कैसे शादी का खर्च उठाएंगे। तब सुंदर बोल पड़ा, अम्मा तुम परेशान मत हो, मैंने उन लोगों से कह दिया है कि वे लोग बस बारातियों को ठीक से खाना खिला दे, कर्ज लेके दान दहेज देने की कोशिश हरगिज ना करे। तभी मुखिया जी की आवाज सुनाई पड़ती है, जल्दी से बारात निकालो, मौसम खराब हो रहा है। सुंदर जल्दी से अपनी मां का कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसके पैर छूते हुए उसका हाथ अपने सिर पर रख लेता है। कुंती कुछ समझ पाए उसके पहले ही सुंदर अपनी सजी धजी कार में जाकर बैठ जाता है। सुंदर के ससुराल वाले तो शुरू से ही उसके विचारों के कायल रह चुके हैं। शादी के बाद सुंदर के बताए अनुसार बड़ी सादगी के साथ उसकी दुल्हन प्रेमा की विदाई की है। ससुराल में सुंदर की जिद पर ही कुंती ने अपनी नई नवेली बहू का स्वागत किया और दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिया। हालांकि इस दरम्यान अनजाने में ही सही घटी छोटी मोटी कुछ अशुभ घटनाओं की वजह से कुंती के मन में तमाम आशंकाएं पैदा हो गई, मगर सुंदर ने उसको समझाते हुए कहा, अम्मा तुम समझो, अगर बेटे के लिए उसकी मां का आशीर्वाद अशुभ हो जाता है तो फिर भगवान भी उस बेटे का कोई शुभ नहीं कर सकते। सुंदर की बातों ने कुंती का हौसला बढ़ा दिया और वो अपनी दकियानुसी सोच से बाहर निकल गई। सुंदर का सपना था कि प्रेमा कुछ दिन उसकी मां के साथ रहकर उसकी सेवा करे और घर गृहस्थी के बारे में कुछ सीख भी ले। सुंदर के शहर जाने की कुछ ही दिनों बाद प्रेमा का प्रेम ड्रामा शुरू हो गया और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वह सुंदर के पास चली जाती है और जल्द ही शहर के रंग में रंग जाती है। अब उसे चूल्हे चौके का काम पसंद नहीं आता है, इसलिए क्रिया चरित्र करके नौकरी के चक्कर में पड़ जाती है। हालांकि कुंती के दिल में इस बात का थोड़ा मलाल हुआ, फिर भी वह बेटे बहू की खुशी की खातिर उस बात को भुला दी। मगर जब हर महीने सुंदर के द्वारा भेजे जाने वाले रुपयों में कटौती हो गई तो उसको दुख हुआ, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा था। बाद में सुंदर से फोन पर बातों ही बातों में कुंती को पता चल गया कि ये सब प्रेमा की करामात है। उसको सुंदर ने 5,000 रुपए भेजने के लिए दिया था, लेकिन प्रेमा सिर्फ 2,000 रुपए ही उसके पास भेजी, जबकि वह खुद भी कमाने लगी थी। कुंती के लिए ये सब वाकयात तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते, मगर त्योहार के दिन भी सुंदर का गांव नहीं आना थोड़ा खटकने लगता है। अब बेटे बहू को लेकर उसका मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। मगर इसी बीच प्रेमा के मां बनने की खुशखबरी आ जाती है। कुंती दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल जाती है। प्रेमा एक खूबसूरत और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। सुंदर उसकी फोटो कुंती के पास भेजता है तो वह पूरे गांव को दिखाती है।
फिर भी उसे चैन नहीं मिलता है और अपने पोते को गोदी में लेने के लिए बेचैन हो जाती है। हालांकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, फिर भी वह दिन रात मेहनत करके प्रेमा के लिए खसखस के लड्डू, गोंद के लड्डू और खजूर के लड्डू बनाती है। वह सुंदर को फोन करके अपने आने की सूचना देती है तो वह प्रेमा के कहने पर उसको मना कर देता है। वह छुट्टी ना मिलने की बात करता है तब कुंती आहत होकर फोन पर कहती है, बेटा तुम तो पहले ही गांव का रास्ता भूल गए थे, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। पता नहीं तुम अपने बाल बच्चों को लेकर गांव आओगी भी या नहीं। मैं मरने से पहले अपने पोते को देखना चाहती हूँ। इतना कहते कहते कुंती भावुक हो जाती है, इसलिए सुंदर उसको मना नहीं कर पाता है। इस बात को लेकर प्रेमा उससे झगड़ा करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके एक छत्र राज पर किसी का साया भी पड़े। यहाँ तो गांव की सास आ रही है, उसकी आजादी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वह अपनी माँ को फोन करके इस बारे में सलाह लेती है। उसकी माँ कह देती है कि वह अपनी सास को इतना सताए कि वह दुम दबा के गांव भाग जाए। प्रेमा बहुत खुश होती है। कुंती गांव के एक लड़के गोलू को लेकर बड़ी मुश्किल से शहर आती है, क्योंकि वह बहू और पोते के लिए ढेरों सामान लेकर आई है। वे दोनों सुंदर का खूबसूरत घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रेमा अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए झुकने की एक्टिंग करके पैर छूने की बस रस्म निभाती है। फिर भी कुंती उसको ढेरों आशीर्वाद देती है और अपने पोते को गोदी में लेने के लिए बड़ी बेसब्री से प्रेमा की तरफ हाथ बढ़ाती है। प्रेमा झट से बच्चे को उससे दूर करती हुई कहती है, इसको मत छुइए, आप बाहर से आई है ना, तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। यह सुनकर कुंती और गोलू अवाक रह जाते हैं। गोलू गुस्से में प्रेमा को नमस्ते भी नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि कुंती अपने पोते को देखने के लिए कितने दिनों से बेकरार थी, रास्ते भर उसकी ही बात करती रही है। तभी सुंदर बाहर से आ जाता है और अपनी माँ के पैर छूकर उसका हालचाल पूछते हुए अपने बेटे को गोदी में लेकर प्यार करने लगता है। कुंती यह देखकर अपना हालचाल बताना बंद कर देती है। इतने में भीतर से नौकरानी ट्रे में पानी के 4 गिलास लिए आती है और सबको देती है। कुंती पानी का गिलास हाथ में पकड़ी हुई अपने पोते की तरफ ही देखती रहती है। उसकी हालत गोलू से देखी नहीं जाती है और वह अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात करता है। सुंदर उसको रुकने के लिए कहता है, मगर वह उसके और कुंती के पैर छूकर अपना सामान उठाकर चल देता है। इससे प्रेमा चिढ़ जाती है और उसके बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें करती है। कुंती को लगता है कि सुंदर उसको मना करेगा, मगर वो खामोश रहता है। सुंदर का बदला ये रूप देखकर कुंती को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वह चुप रहती है। वह पोते को गोदी में लेने के लिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है, मगर प्रेमा बहाना कर देती है कि बच्चा अभी सोया है, अभी जगा देंगे तो वह रात भर परेशान करेगा। कुंती को समझ में आ जाता है कि प्रेमा अपने बच्चे को उससे दूर रखना चाहती है, फिर भी वह खुशी खुशी उसके लिए बनाए हुए तरह तरह के लड्डू देती है। प्रेमा बड़ी बेरुखी से कह देती है कि वह अपने डाइटिशियन के बताए खाने को ही खाती है, यह सब देसी चीजें नहीं खा सकती। यह सुनकर कुंती उदास हो जाती है, मगर उनकी बातें सुन रहा सुंदर अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए हंसकर कह देता है कि ये सब मिठाइयाँ वो खाएगा। वैसे भी बहुत दिनों से वह अपनी माँ के हाथ का बना खाना नहीं खाया है। यह सुनकर जहाँ कुंती खुश होती है, वहीं प्रेमा चिढ़ जाती है और उसको डाइटिशियन की
हिदायतें गिनवा देती है। तब सुंदर कह देता है कि माँ से बड़ा कोई डायटिशियन नहीं होता है। यह सुनकर कुंती की आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। फिर भी वह रात भर अपने पोते के लिए तड़पती रही। अगले दिन कुंती की कोशिश रंग लाती है। जब सुंदर अपने बेटे को उसकी गोदी में डालता है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वह उसको बेतहाशा चूमती है। फिर तो दादी पोते का मिलन चलता ही रहता है। रात में जब बच्चा रोना शुरू करता है तो अपनी दादी की गोद में ही शांत होता है। प्रेमा से दादी और पोते का यह मिलन देखा नहीं जाता है और वह कुंती को यहाँ से भगाने के लिए हर प्रपंच करने लगती है। कुंती नहीं चाहती है कि उसकी वजह से बेटे बहू के बीच खटास पैदा हो, इसलिए वह गांव वापस जाने का फैसला करती है। मगर सुंदर बच्चे के नामकरण तक उसको रुकने के लिए मना लेता है। खूब धूमधाम से नामकरण का जश्न मनाया जाता है। बच्चे का नाम आयुष्मान रखा जाता है। फिर कुंती भारी मन से अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आकर भी उसको चैन नहीं मिलता है। एक तो पोते की याद सताती है, दूसरे गांव की औरतों की बिन मांगी सलाहें उसे सताने लगती है। सभी कहती है कि उसको बेटे के पास रहकर बहू और पोते की देखभाल करनी चाहिए थी। कुछ औरतें तो पीठ पीछे उसकी बुराई भी करती थी। एक बार सुंदर का फोन उसके पास आया तो कुंती ने अपने मन की व्यथा बता दी। सुंदर ने कह दिया कि वो आती जाती रहे। फिर तो कुंती का आना जाना शुरू हो गया। आयुष्मान को वो जितना प्यार करती है वो भी उससे उतना ही चिपका रहता है, जबकि दूसरे बच्चे अपनी माँ से चिपके रहते हैं। यह जानकर प्रेमा की माँ उसको भड़काती है कि कुंती जरूर कोई टोना टोटका करती होगी। प्रेमा चाहकर भी आयुष्मान को कुंती से दूर नहीं कर पाती है, क्योंकि दूर होते ही वह चीखने चिल्लाने लगता है। इसे खून का रिश्ता कहे या नियति का कोई खेल, प्रेमा से ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए वह सुंदर की अनुपस्थिति में कुंती को खूब सताती और अपमानित करती है। उसको बासी खाना देना, अपनी सहेलियों के सामने उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करना उसकी आदत बन जाती है। मगर कुंती अपने पोते के मुंह में प्रेमा का हर अत्याचार बर्दाश्त करती है। जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती है। मगर जब मासूम आयुष्मान दादी से मिलने की जिद करता है तो उसको गांव से बुलाना पड़ता है। बीतते समय के साथ दादी और पोते के बीच प्यार बढ़ता जाता है, क्योंकि अब प्रेमा और सुंदर दोनों का प्रमोशन हो जाता है और दोनों सफलता की मृग तृष्णा में दिन रात अपने आप को खपाते रहते हैं। वे आयुष्मान को भी समय नहीं दे पाते हैं। वह अब अपनी दादी के साथ ही अपना सुख दुख शेयर करता रहता है। अपने सगे भाई की मौत पर कुंती अपने मायके जाती है और वहां पर फिसल कर गिर जाती है। उसके पैर में मेजर फ्रैक्चर हो जाता है। आयुष्मान को पता चलता है तो दादी से मिलने के लिए जिद करता है। प्रेमा उसको खूब सुनाती है और मारती हुई कहती है कि अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसे अपनी बचकानी हरकतें बंद कर देनी चाहिए। यह सारा ड्रामा सुंदर के सामने होता है। वह ना तो प्रेमा को रोकता है और ना ही आयुष्मान के बचाव में कुछ भी बोलता है। ऐसी घटनाएं कई बार आयुष्मान के साथ होती है और वह अंदर से टूट जाता है। उसका मन अब ना तो पढ़ाई में लगता है और ना ही किसी और चीज में। इसलिए वह ना तो स्कूल का होमवर्क पूरा कर पाता है और ना ही ट्यूशन का। इस बात की शिकायत करने के लिए स्कूल और कोचिंग के क्लास से अध्यापिकाओं का बुलावा प्रेमा और सुंदर के पास आता है। दोनों समय निकालकर स्कूल जाते हैं। फिर घर आकर वे आयुष्मान को डांटते और मारते हैं। इससे
अब आयुष्मान पहले से ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। रात में वह नींद में अपने बिस्तर पर पेशाब कर देता है। फिर सुबह सुबह ही प्रेमा और सुंदर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। उसके भीतर आए बदलाव के बारे में जानने के लिए दोनों में से किसी के पास भी समय नहीं होता है। उल्टे अब उन दोनों में आयुष्मान को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और आपस में झगड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उधर जब काफी दिनों से आयुष्मान का फोन कुंती के पास नहीं आता है तो वह परेशान हो जाती है। हालांकि उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, फिर भी वह किसी तरह सुंदर के घर जाने के लिए चल देती है। रास्ते भर वह अपने पोते के ही बारे में सोचती रही थी। मन ही मन खुश होती थी कि घर पहुंचकर पहले उसको खूब सताऊंगी, फिर उसको ढेर सारा प्यार करूंगी, क्योंकि इतने दिनों से उसने अपनी दादी की कोई खोज खबर नहीं ली। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह सुंदर के घर तक पहुंच जाती है। तभी उसको भीतर हो रहे सुंदर और प्रेमा के झगड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। वह चिल्लाकर कहती है, चुप करो सुंदर, तुमको अपनी माँ से मिलने का जब भी मन करे तुम गांव चले जाना। उस गंवार गांव वाली को मैं अपने साथ नहीं रख सकती। वो मेरे बेटे को भी एक गंवार गांव वाला बना देगी। तभी सुंदर भी गुस्से में कह देता है, बस करो प्रेमा, मेरी माँ के बारे में ज्यादा बकवास करी तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतना सुनते ही कुंती एक पल के लिए अवाक रह जाती है। उन दोनों की आवाजें घर के बाहर तक आती रहती है, मगर कुंती का दिमाग सुन्न हो जाने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बोझिल कदमों से वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। गांव पहुंचते पहुंचते कुंती के पैरों में दर्द होने लगता है। इतनी जल्दी उसकी वापसी देखकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। कुंती किसी को जवाब नहीं देती है। एक दो औरतें सुंदर और उसकी बीवी की बुराई करने लगते हैं तो वह सबको मना कर देती है। वह कह देती है कि उसके बेटे बहू बुरे नहीं है, उसकी अपनी तकदीर ही बुरी है। अकेले जीना और अकेले मरना ही उसका मुकद्दर है। मगर आयुष्मान के मुकद्दर में अकेलापन उसके माँ बाप ने ही लिख दिया है। वह घर में अपने कमरे में पढ़ाई के बहाने खुद को कैद कर लेता है। नौकरानी के कई बार बुलाने के बाद खाने के लिए कमरे से बाहर आता है। स्कूल में भी वह क्लास की पिछली सीट पर बैठता है। उसके सहपाठी उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो उसको बहुत घबराहट महसूस होती है। अपने माँ बाप के साथ भी उसे घुटन महसूस होती है, मगर वह चाह करके भी उनसे उस बारे में कुछ भी कह नहीं पाता है, क्योंकि उसे डांट खाने और बेइज्जत होने का डर होता है। उसका जन्मदिन आ जाता है और घर में बर्थडे पार्टी की तैयारियां भी होने लगती है। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि कल वह लोगों का सामना कैसे कर पाएगा। ऊपर से उसी दिन उसका रिजल्ट भी आएगा। वह जानता है कि उसका फेल होना तय है। जब सबके सामने उसके माँ बाप उसको डांटेंगे और अपमानित करेंगे तो कौन उसको बचाएगा। फिर वह घर से भागकर दादी के पास जाने के लिए सोचता है, मगर तब भी उसके पकड़े जाने और डांट खाने का डर सताने लगता है। आखिर में वह ऐसा फैसला करता है जो उसके सारे दुखों से छुटकारा दिला देगा। उधर गांव में कुंती को अपने पोते की याद बहुत सताती है। वह अपने पोते से बात करने के लिए जब भी सुंदर को फोन लगाती है तो वह ऑफिस और मीटिंग की बात कहकर प्रेमा को फोन करने के लिए कह देता है, और प्रेमा घर पर रहकर भी आयुष्मान से बात नहीं करवाती है। इसलिए उसने फोन करना ही छोड़ दिया। वह जानती है कि कल प्रेमा बड़े धूमधाम से आयुष्मान के जन्मदिन की पार्टी रखेगी। बहुत सारे लोग आएंगे। बस वह बदनसीब अपने पोते की पार्टी में नहीं होगी।
वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में जाती है और अपने पोते की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। प्रेमा और सुंदर भी जल्दी उठ जाते हैं ताकि अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। दोनों खुशी-खुशी आयुष्मान के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। भीतर का मंजर देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। आयुष्मान की लाश पंखे से लटकी होती है। आयुष्मान की मौत की खबर कुंती के लिए जानलेवा साबित होती है। सुंदर कुंती के अंतिम क्रियाक्रम के लिए गांव आता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ अपने पोते के लिए बहुत तड़पती थी। ब्रह्मभोज के बाद सुंदर के एक रिश्तेदार डॉक्टर सुंदर और प्रेमा को समझाते हैं कि बच्चों की परवरिश के लिए पैसे से ज्यादा प्यार और अपनों के साथ की जरूरत होती है। खासकर दादा और दादी से बच्चे अपनी हर समस्या शेयर कर लेते हैं। अगर दादी वहां पर होती तो शायद आयुष्मान अपने दर्द को उनके साथ शेयर किया होता और ये अनहोनी नहीं हुई होती। प्रेमा और सुंदर को अपनी भूल का एहसास होता है। फिर आयुष्मान की यादें टीस बनकर दोनों के दिलों में उभरने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूलें। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय